इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमने ब्रेक से पहले आपको ममता बनर्जी की बात सुनाई, जिन्होंने दावा किया कि वो ये चुनाव जीत रही हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता चुनाव हार रही हैं, इसीलिए हताशा में अंपायर पर यूं उंगली उठा रही हैं। ममता भी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। नड्डा भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होने की बात कह रहे हैं। अंपायर को दोष वो खिलाड़ी देता है जो चुनाव हार रहा होता है या खेल हार रहा होता है। हमने कभी नहीं, हम वो उनमें से नहीं है कि जीत गए तो हम शहंशाह, नहीं तो ईवीएम। ये वो लोग हैं जो जब तक ये चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा है, और आज ये साफ दिख रहा है कि हार उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहा गया। इतनी राजनीति चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल जीतने के लिए या जीतने के लिए नहीं हुई, जितना इस चुनाव को जिस तरीके से कराया गया उसके ऊपर हुई है। इसका क्या असर लेकिन वोटर के मन पर है। कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बंगाल में भी अब रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर आखिरी की जब ये 3 चरण हुए तो कोरोना अपने चरम पर मालूम पड़ रहा है। इस सब के बीच मतदान कैसा हुआ, लोगों के मुद्दे क्या कुछ बदले हैं इन 8 चरणों में। हमारे साथ बात करने के लिए सज्जन कुमार सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोफोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है सज्जन आपका। और हमारे 3 रिपोर्टर अमित पालित, पवन नारा, मनीष भट्टाचार्य, जिनको आपने हर फेज में ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखा। ये हफ्तों से पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं और आज के हालात में जब कोरोना का इतना संक्रमण है तो सज्जन भी बंगाल में ही है। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा आप तक वहां की जमीनी हकीकत पहुंचाना। मैं सज्जन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 34 सीटें, लेकिन इस बार जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हर इलाके की अपनी कोई ना कोई खासियत है। साउथ कोलकाता ममता बनर्जी ने वोट डाला, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। तो पहले तो आप दर्शकों के लिए बता दीजिए कि ये फेज किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस फेज में जैसा कि देखा जाए तो साउथ कोलकाता की कुछ सीटें हैं, उसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा की सीटें हैं, और उसके अलावा जो पश्चिम बर्धमान जिसमें दुर्गापुर, आसनसोल जैसे शहर आते हैं और बाकी विधानसभा आती हैं। इनकी डेमोग्राफी देखिए तो जो साउथ कोलकाता है तो बेसिकली वो पार्ट है कोलकाता का जो पार्टीशन के बाद बसा था। इसमें बहुत मिडिल क्लास कॉलोनी भी है, सबर्ब कॉलोनी भी है, लेकिन ये ओल्ड कोलकाता जैसे नॉर्थ कोलकाता है उससे अलग है। तो इसमें काफी वो है जो रिफ्यूजी आए थे। मुर्शिदाबाद और मालदा जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन बीच बीच में खासकर मालदा में आपको ऐसे भी पॉकेट और विधानसभा मिलेंगे जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम कम है, ओवरऑल मेजॉरिटी है। लेकिन अगर आप चले जाएं पश्चिम बर्धमान जो आसनसोल और दुर्गापुर वाला इलाका है जी, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा हिंदी भाषी है। बहुत जगह वो मेजॉरिटी में है, लेकिन हर सीट पे उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। उसके अलावे हिंदू बंगाली भी है और बाकी मुस्लिम जो है वो कुछ सीटों पे है, लेकिन उनका दखल कम है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, जैसा कि पहले भी देखा गया है कि इस बार जो चुनाव है उसमें सब लोगों ने देखा है और एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पोलराइजेशन है, और वो पोलराइजेशन जो है वो काफी पहले से है, वो जमीन पे जाने पे दिखता है। तो उस लिहाज से देखें तो मुर्शिदाबाद में जो है चूंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड है तो मैक्सिमम सीट्स में बीजेपी के चांसेस बहुत कम है। मालदा में क्लियरली है, जिन सीट्स पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड है वहां पे आईएसएफ वगैरह तीसरे मोर्चे का कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेफ्ट कुछ सीटों पे है, लेकिन वहां पे बीजेपी भी बहुत जगह पे अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाई हुई है। बीजेपी को जो बढ़त मिलने के आसार है वो जो आपका पश्चिम बर्धमान जो आसनसोल और दुर्गापुर वाला जो इलाका है उसके आसपास का, उसमें अच्छी खासी इनको लीड मिलेगी। और साउथ कोलकाता में भी डिवीजन है, उसमें भी बीजेपी कुछ एक सीट पे लीड लेने की स्थिति में है। लेकिन देखिए इस वक्त तो हालात सज्जन ये हैं कि अब ये बात खुलकर होने लगी है कि देश के अंदर कोरोना काल में चुनाव कराना, क्या इस चुनाव की वजह से भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। ममता बनर्जी ने आज ये कहा कि 8 फेज में चुनाव कराकर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ खतरे में डाला बंगाल के लोगों को, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के स्टेटमेंट को कोट किया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराया था कि इस संक्रमण
संक्रमण के काल में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है चुनाव कराने का। लेकिन क्या ये लोगों के बीच में बातें हो रही है? मैं पवन आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के बीच में जब लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या उनको ये लगता है कि इस वक्त चुनाव नहीं होना चाहिए था, या सारा चुनाव एक साथ करा लेना चाहिए था जैसा कि टीएमसी ने मांग की थी? देखिए सौरभ, एक बात हमने महसूस की है कि जितनी जल्दी हेडलाइन बदलती हैं या जितने जल्दी बयान आते हैं, वोटर के मन पर उतनी जल्दी छाप नहीं पड़ती है। अभी भी कोरोना बंगाल के मतदाता के लिए मुद्दा नहीं है। हमें नहीं लगा कि कहीं कोरोना पर कोई बात हो रही है या कोई बात तय हो रही है। हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये पिछले 3-4 दिनों में हूं, और ममता दीदी भी यहां पिछले 3 दिन चुनाव प्रचार खत्म होने तक यहीं मुर्शिदाबाद में रही थी। आखिरी में उन्होंने कहा था कि यही वो 4 जिले हैं जो तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी होगी। तो कुल मिलाकर जो हम ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं, पहली बात कोरोना मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, जो ये बेल्ट है ये माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन हमने महसूस किया कि कांग्रेस अब की बार शायद ही अपना आखिरी गढ़ गवा देगी, क्योंकि लोग टीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के बारे में कह रहे नहीं, कांग्रेस अब पाताल चली गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो दे माइट लूज लास्ट फोर्ट, यानी आखिरी किला गिर सकता है। और अगर सचमुच ऐसी ही वोटिंग ट्रेंड होता है जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो तस्वीर उभरती है कि इन इलाकों में अगर कांग्रेस और टीएमसी के बीच कुछ वोटर कंफ्यूज होते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा वो सीट दर सीट तय करेगा, क्योंकि लाइंस जो हैं वो ड्रॉन हैं, रिलीजियस लाइन पर वोटिंग हो रही है। और जब रिलीजियस लाइन पर कोई कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के पास इसलिए जा रहा है कि बीजेपी को रोकेगी, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन। नहीं, लेकिन ये इलाके, जैसा आपने भी कहा, सज्जन ने भी कहा, कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करते थे। ममता बनर्जी एक बार मुसीबत में पड़ चुकी है जब उन्होंने बयान दिया था कि सारे मुसलमान अपना वोट वेस्ट ना होने दें, एकजुट होकर वोट करें। इस बार इन इलाकों में 3 दिन कैंप करना, और आपने फिर जो भी कहा कि उन्होंने कहा कि यही इलाके तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कह तो उन्होंने वही दिया जिसके लिए पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया था। जी बिल्कुल, कहा लगभग उन्हीं लाइंस पर है, लेकिन उन्होंने किसी धार्मिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या किसी वोट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये 4 जिले ही तय करेंगे, आप देख लीजिए हमें लाना चाहते हैं या नहीं। और ये वाला संदेश ग्राउंड पर भी काम किया है। हमने रिपोर्ट दिखाई, आपने देखी होगी हमारी रिपोर्ट जो चलती है, उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी, हमने पूछा यहाँ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, अधीर रंजन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष तक हैं, तो उन्होंने कहा नहीं उनका वक्त चला गया। दूसरी बात, हमने महसूस किया कि कांग्रेस ने अब की बार मैदान छोड़ दिया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कोविड पॉजिटिव थे, वो प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक रैली की, उसके बाद कोई रैली नहीं हुई, क्योंकि यही वो स्ट्रांग होल्ड था जहां होनी थी। और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो हैं वो ग्राउंड पर इतने एक्टिव नजर नहीं आए, जिसका पूरा फायदा ममता बनर्जी एंड टीम ने उठाया। ममता बनर्जी का मालदा में 3 दिन आकर रुकना, माफ कीजिए मुर्शिदाबाद में 3 दिन आके रुकना प्रचार खत्म होने से पहले, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से संकेत देने की कोशिश की और वो संकेत वोटरों तक पहुंचा भी। ठीक है सज्जन, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना की वजह से खास करके आखिरी के 3 चरणों में जब प्रचार उस तेजी के साथ नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री को भी अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं, बड़ी सभाएं नहीं हो पाई हैं, ऐसा लगता था कि शायद टीएमसी को ये सब सूट करता है, क्योंकि टीएमसी तो पहले से ही कह रही थी कि इतना लंबा चुनाव नहीं कराना चाहिए, और वो आरोप लगाती थी कि ताकि प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर रैली कर सके, इसीलिए ऐसा शेड्यूल बनाया गया है। इस वजह से क्या थोड़ा बहुत भी फायदा टीएमसी को मिल सकता है? देखिए, बंगाल में अगर आप देखें, और जैसा कि बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं कि बंगाल में पब्लिक ने माइंड मेकअप काफी पहले कर लिया है। ये वो राज्य नहीं है जहां हर हफ्ते आपको हवा बदल जाती है और रातों रात कुछ नया हो जाता है। यहाँ पे पब्लिक, आपकी रीडिंग उसमें लेट हो सकती है, पब्लिक अपने एक्सप्रेशन को काफी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइंड मेकअप काफी पहले था। तो चाहे वो
एक चरण में आप अंतिम 3 चरण को क्लब करके करवाते, प्रधानमंत्री की रैलियां ज्यादा होती या कम होती, इससे बहुत ज्यादा जमीन पे जो है पब्लिक के वोटिंग का जो डिसीजन है, जो उन्होंने पहले से मन बना रखा है, उसमें फर्क मेरे हिसाब से कोई पड़ने वाला नहीं था। और इस लिहाज से जैसे आप अभी कोविड का सारा प्रकोप है और बंगाल में भी काफी फैला है, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया ग्राउंड से, आप लोगों से बात करें तो कोविड का मुद्दा चुनाव के उनके वक्तव्य में कहीं नहीं है। तो कोविड एक मुद्दा तब बनता है जब आप कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव के बारे में बात करें तो लोगों के रिस्पॉन्स में वही बातें आती हैं जो कोरोना के फैलने के पहले से आ रही थी। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का या अमित शाह की रैलियों का या पार्टियों के न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी को फायदा और बीजेपी को नुकसान, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन कोरोना को मुद्दा बनाने की कोशिश ममता बनर्जी पूरी तरह कर रही है। मनीष, उन्होंने तो ये बयान दिया कि केंद्र सरकार ने देखिए क्या हाल करके रख दिया देश का। मोदी सरकार ने आज ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मामले नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल में कल 15,889 केसेस आए हैं। कोलकाता में लगभग 4,500 केसेस आए। ममता बनर्जी को कोलकाता में प्रचार कम करना पड़ा था। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के मन से बिल्कुल गायब हो कोरोना। देखिए, सिर्फ मामले ही नहीं बढ़ रहे हैं सौरभ, बल्कि 2 कैंडिडेट्स की मौत भी हो गई है कोरोना के संक्रमण से। ममता बनर्जी बहुत मंझी हुई राजनीतिज्ञ हैं और वो सियासत की हवा को बहुत अच्छे तरीके से भांपती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और मैं आपको बताऊं सौरभ, जब 5वें चरण का मतदान होना था उससे पहले ही ममता बनर्जी ने, मैं मध्यम ग्राम में, मैं उस वक्त उनकी सभा में मौजूद था, तो उन्होंने बाकायदा एक ये मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई भी मदद नहीं मिल रही और मैं जैसे तैसे करके लोगों तक वैक्सीन पहुंचाऊंगी। यानी वो उस वक्त से ही ऐलान कर चुकी थी कि ये कहीं ना कहीं सियासती मुद्दा होगा और इस मुद्दे को लेकर वो पूरी तरीके से हावी भी हैं। कुल मिलाकर अभी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बात हो रही है कि कोरोना फिलहाल सियासी मुद्दा है या नहीं, लेकिन जो मैंने भापा है उसके मुताबिक सौरभ मैं बताना चाहता हूं कि शहरी इलाकों में लोग जरूर कोरोना के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। गांव के इलाके में उतना बहुत ज्यादा कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में लोगों का यह कहना है कि चुनावी रैलियां कम होती तो ऐसा होता, चुनावी रैलियां अगर ना होती तो शायद बहुत अच्छा होता। इस तरीके की तमाम बातें सामने आई हैं और यही वजह है कि आप देखिए बीजेपी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने सबसे पहले कहा भी है कि इस पूरे कोरोना काल में ममता बनर्जी ने एक भी मीटिंग कोरोना को लेकर फिलहाल नहीं करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी की थी, उसमें भी ममता बनर्जी वहां पर मौजूद नहीं थी, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव वहां पर खुद वहां पर मौजूद थे। तो इस तरीके के सियासी मुद्दे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में इस तरीके की बात उठती आई है कि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स की मौत हो गई है, क्या होगा? बंगाल का प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तो दी जा रही है, लेकिन नेताओं की रैलियां बहुत ज्यादा हो रही है। तो जागरूकता जहां जहां है उस जगह पर लोग तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब फिलहाल ये मुद्दा बहुत ज्यादा हवा बन चुका है। आप शहरी इलाकों में किसी से भी बातचीत करेंगे, वोटिंग परसेंटेज अगर उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उस पर असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। आपने शहरी इलाकों की बात की। मनीष, माफ कीजिएगा, अमित जो है आज दक्षिण कोलकाता में ही है और वो सीट जहां से इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं ममता बनर्जी खुद, भवानीपुर, वहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंची थी और अमित ने उनसे बात भी की। और अमित, आपको ममता बनर्जी ने जवाब दिया था वी आर विनिंग, टीएमसी जीत रही है। लेकिन हम अगर परसेंटेज वोटिंग की देखें तो बाकी इलाकों से काफी कम वोटिंग कोलकाता में इस बार देखने को मिली है। अब ये कोई ये ट्रेडिशनली ऐसा होता आया है या इस बार कोरोना की वजह से आपको लग रहा है कि लोग कम बाहर निकले हैं शहरों में? देखिए सौरभ, जो लोगों से बातचीत हुई है उसके हिसाब से तो कोरोना एक वजह नहीं है। लोग, क्योंकि शहरी इलाकों में लोग थोड़ा कम ही बाहर निकलते हैं, ये आमतौर पे देखा जाता है, जो यहाँ पर भी इस बार भी देखने को मिला है। दूसरी बात ये है कि देखिए अब तो कैंपेनिंग खत्म भी हो गई ना। आज लास्ट डे था कैंपेनिंग का, 29 तारीख को आखिरी चरण के लिए वोट होने। कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, लोगों ने अपने अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना मुद्दा नहीं है, और मुद्दा अगर कुछ है तो वो ये है कि क्या लोग परिवर्तन चाहते हैं या फिर वो ममता को रखना चाहते हैं। ये 2 ही मुद्दे हैं और इन दोनों पर ही वोटिंग हो रही है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, आपको ये जवाब मिलता है। कोलकाता की अगर बात करता हूं, कोलकाता में आज 4 सीटों पे हो गई और बाकी सीटों पे अगले फेज में होने जा रहा है चुनाव। और इन दोनों फेज में कुल मिलाकर जो चुनाव होंगे, कोलकाता की जो 11 सीटें
सीटें हैं उनके अंदर हम लोग अलग अलग जगह पे जा चुके हैं, चाहे साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता हो। यहां पर आपको बता देते हैं कि यहां पर टीएमसी बहुत स्ट्रांग है, ये सालों से यहां पर स्ट्रांग रही है और आगे भी स्ट्रांग नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के अगर आप कैंडिडेट्स देखते हैं कोलकाता के इलाकों में, चाहे साउथ कोलकाता हो नॉर्थ कोलकाता हो, उससे समझ में आ जाता है कि फाइट किसके बीच में, क्योंकि तमाम जो कद्दावर नेता है टीएमसी के मैदान में, उनके सामने जो लोग हैं लगता नहीं है कि वो उनको उस तरह से फाइट दे पाएंगे और सिर्फ मोदी का नाम चल रहा है। एक और बात जो लगातार आप कर भी रहे थे, लेकिन उसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूं। जब आप बात कर रहे थे कि भाई जो मुर्शिदाबाद हो गया, दिनाजपुर हो गया, मालदा हो गया, वहां पर कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस और सीपीएम की अगर बात करते हैं, कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी ने जो चौथे या तीसरे चरण के दौरान एक चिट्ठी लिख दी थी जिसमें उन्होंने मदद मांगी थी सभी विपक्षी पार्टियों से, उसमें उन्होंने मदद मांगते हुए कहा था कि सबको साथ में आके लड़ना चाहिए। और उसके बाद ही देखा गया कि जो कैंपेनिंग थी, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो, इतना कम हुआ है कि एक तरह से उन्होंने ये प्लेइंग फील्ड दिया है, मुर्शिदाबाद हो, मालदा, क्योंकि वहां पर ही वोट कर सकते थे, जिसका फायदा मिलता बीजेपी को, क्योंकि वहां पोलराइजेशन होता। और ऐसे में जो फायदा होने जा रहा है ममता को वहां से होगा। और यही वजह है कि ममता कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो 30% के करीब अगर मुस्लिम है, 27-30% तो मुस्लिम वोट उनको मिलेंगे जिसमें कोई कटाव नहीं हो रहा है, और करीब 10 से 15% जो वोट उनको हिंदुओं से आने वाला है, उससे वो इजीली कहीं ना कहीं निकल जाती है। लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये है कि उनके जो वोट बैंक तैयार हुए हैं वो 2019 से वो उनके साथ इंटैक्ट नजर आ रहे हैं, उसमें कोई बिखराव नहीं है, जिसमें एससी एसटी वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मैं उस पर आता हूं। अमित, मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं, वहां पर ममता बनर्जी की पुरानी सीट जो उन्होंने छोड़ दी इस बार, भवानीपुर, हम अगर बात करते भवानीपुर में उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है, शोभन देव चट्टोपाध्याय को। अमित, भवानीपुर के बारे में बीजेपी ने लगातार यह कहा है कि ममता बनर्जी ने यह सीट इसलिए छोड़ी क्योंकि वो चुनाव लड़ती तो हार जाती। आपको आवाज मिल रही है अमित हमारी? उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सज्जन, भवानीपुर को लेकर के क्या पढ़ पा रहे हैं अभी तक आप? बीजेपी तो हर फेज में कह चुकी है कि ममता बनर्जी खुद हार रही थी इसलिए सीट छोड़ दी। देखिए, वो अमित की ये बात कि कोलकाता में अगर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखें तो निश्चित तौर पे बीजेपी के कैंडिडेट का प्रोफाइल जो है वो टीएमसी से वीक आता है। लेकिन इसमें यह भी बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैंडिडेट के आधार पर बीजेपी इस बार मतलब कहीं भी अपनी जो एक पकड़ है वो नहीं बना रही है। बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो टीएमसी के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में मिल रहा है, जहां पे जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट प्रोफाइल को इग्नोर करने के लिए तैयार है। तो भवानीपुर में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद वहां पे बीजेपी के या टीएमसी के कैंडिडेट प्रोफाइल का बहुत ज्यादा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, बल्कि ये किया जाएगा कि पार्टीज कौन सी है। तो वहां पे भी आपको सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि कोलकाता में टीएमसी का कर रहा है, खासकर भवानीपुर पे हमेशा से सीपीएम के जमाने में भी वो मतलब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का ये रहा है। लेकिन इस बार जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी एक वो है, मतलब आप कहेंगे कि लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं, और जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि बाजी किधर भी पलट सकती है। अरे पवन भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? पवन, मैं आपसे, क्योंकि आप लोग सभी लोग लगभग पूरा बंगाल घूमे हैं, अभी फिलहाल आप चाहे किसी भी इलाके में हो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग उम्मीदवार इस वक्त चुनाव में वो है फिरहाद बॉबी हकीम। कोलकाता पोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके किसी ना किसी बयान को कंट्रोवर्सी का रंग दिया ही गया है। चाहे किसी पुराने चुनाव में इन्होंने कह दिया हो पाकिस्तान की रिपोर्टर को कि आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बयान जो था रैली में, वो कि बीजेपी वालों को, और लगभग अब्यूज करते हुए, गाली देते हुए कि बीजेपी वालों को मारो, उसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। तो बॉबी हकीम के बारे में क्या पता चल रहा है? देखिए, बॉबी हकीम से अगर आप ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे तो कभी भी आपको वो गलत बयान देते हुए या इस तरह की बातचीत करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके के बयान हाल फिलहाल उन्होंने दिए, खासकर इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ को गाली तक देते हुए कहा कि घुसने क्यों दे रहे हो, मारो उनको, इस तरह के बयान उनके आए, तो कुल मिलाकर वो ये दिखा रहा है कि मामला अब की बार बहुत टाइट है। और जब मामला तनावपूर्ण होने लगता है तब इस तरह के बयान या कह कर कि आचरण चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देता है। आपने भवानीपुर की बात की, तो जैसा कि हमारे सेफोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि भवानीपुर में या बाकी जगह कैंडिडेट के प्रोफाइल की बजाय दीदी और दादा की लड़ाई से कह सकते हैं। लेकिन भवानीपुर मैं भी आज भी मानता हूं कि ममता बनर्जी लड़े या कोई टीएमसी का और लड़े,
टीएमसी आज भी भवानीपुर में मजबूत है। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का घर है और उनका जो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक कद काठी और छवि बनती है उसका फायदा उन्हें मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी फ्रंट फुट पर खेलते हुए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, अजय हूं, कहीं से भी चुनौती दे सकती हूं। बीजेपी भले ही कहे कि हमारा वोट शेयर बढ़ गया, 40% से ऊपर चले गए हम उनके विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी भवानीपुर से मुझे सेफ नजर आती है। हालांकि नंदीग्राम से जरूर उन्हें परेशानी हो सकती है। जी मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? कोलकाता स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम। देखिए सौरभ, भवानीपुर की बात हो रही है। भवानीपुर को मैंने बार बार वहां पर कवरेज किया है, बहुत बार गया हूं। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। भवानीपुर से शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। शोभन देव चट्टोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में एनर्जी मिनिस्टर हैं और भवानीपुर में ममता बनर्जी का जो जनाधार है वो कमोबेश में थोड़ा बहुत जरूर खसका है। भवानीपुर में गैर बंगाली मतदाता जाता है और जैसा कि ममता बनर्जी बार बार अपने चुनावी रैलियों में ये मुद्दा उठाती रही है, बंगाली बनाम गैर बंगाली। दूसरा, भवानीपुर में गुजराती जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं और ममता बनर्जी बार बार अपने चुनावी रैलियों में गुजरात शासन नहीं करेगा बंगाल में, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते नजर आई हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2011 का जब उपचुनाव हुआ था भवानीपुर में, तब 70% से ज्यादा उनको कहीं ना कहीं वोट मिले थे। 2016 में वही वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा घट गया। शायद यही वजह है कि जो उनकी लोकप्रियता की कमी हुई थी, वक्त रहते उन्होंने इस पूरे माहौल को भांप लिया और उसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और उन्होंने नंदीग्राम से ऐलान किया चुनाव लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर भवानीपुर सीट से भले ही ममता बनर्जी कहीं ना कहीं लगाव रखती हो, लेकिन उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी वहां पर बनाई है और वहां से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत अंदेशा है कि वो सीट उनकी जा सकती है। ममता बनर्जी ने जब रोड शो किया, जब उनके पैर में चोट लगी थी सौरभ, मैं बताऊं तो ये पूरा जो रोड शो 5 किलोमीटर का गांधी स्टेचू सर्किल से शुरू हुआ था वो चौरंगी होते हुए गया था, यानी भवानीपुर से बगल की विधानसभा सीट से। उससे पहले भी एक और रोड शो किया जो कि पूरा लगभग 7 किलोमीटर का था, वो भी भवानीपुर के पास ही पूरा रोड शो खत्म हुआ। कुछ दिन पहले अमित शाह भी उस विधानसभा सीट पर चुनावी रैली करने के लिए गए थे। तो भवानीपुर का मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो असेंबली है उसमें ममता बनर्जी का जनाधार भले कम हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी ताकत भवानीपुर में लगा रखी है। अगर कह सके मनीष कि ममता बनर्जी के लिए जहां तक नाक की लड़ाई का सवाल है, साख का सवाल है, जितना महत्वपूर्ण नंदीग्राम है उतना ही महत्वपूर्ण भवानीपुर भी है। वो अगर दोनों में से एक सीट भी अगर टीएमसी हार जाती है तो एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो जो पूरे बंगाल के लिए कहा जाता है कि 19-20 की लड़ाई चल रही है, कहा नहीं जा सकता कौन आगे कौन पीछे, ज्यादातर लोग कॉमेंट नहीं करना चाहते अभी भी। क्या भवानीपुर में क्लोज फाइट है अमित, या ममता बनर्जी का नाम बहुत है वहां के लिए? देखिए, वहां पर ममता बनर्जी का नाम बहुत है, लेकिन एक जरूर असर यह पड़ता है कि जब मुख्यमंत्री खुद नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें जो होता है ना बिखराव वोट का, वो जरूर होता है। इसको कौन मानते हैं, इसको वो मानते हैं जो वहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भवानीपुर में मैं गया, क्योंकि मैंने दोनों कैंडिडेट से बात की, वहां पर रुद्रनील एक जाने माने एक्टर है, वो बहुत प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो खड़े हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, वो एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन और बिल्कुल मैं कहूं कि वो बिल्कुल पास में ही रहते हैं। वो भी भवानीपुर के ही रहने वाले हैं, भले ही वो चुनाव लड़ते थे राज बिहारी से, लेकिन उनकी जो छवि है वो ऐसी है कि जो लोकल नेता है बीजेपी के, जब वो वहां पर टीएमसी पर वार करते हैं, जब वो ममता बनर्जी पर वार करते हैं, जब वो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर वार करते हैं, लेकिन शोभन देव को जब भी लेके बात करते हैं तो उसको बहुत श्रद्धा और बताते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली उनके बारे में कहते हैं। तो वो एक ऐसे लीडर है जिनको जो विपक्ष है वो भी उनको बहुत रेस्पेक्ट देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शोभन देव पे जो चेहरा है वो ये कर सकता है कि जो कहीं पर भी अगर ममता बनर्जी को लेकर लोगों के अंदर कुछ भी रहा हो, ना एक नाराजगी रही हो, वो उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर जो हिंदी भाषी वोटर्स हैं, अगर हिंदी भाषी वोटर्स बदलाव चाहेंगे तो बदलाव हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सारा दारोमदार वहां पर हिंदी भाषी वोटर्स पर है। लेकिन आपको बता के चलें कि ममता बनर्जी अगर भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो तो लगातार पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जा रहे हैं ना, वो तो बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में सबको पता है कि कौन से इलाके में कहां वोट जाने वाला है। इसको जरूर यहां ध्यान रखिएगा कि जो कोलकाता का पूरा इलाका है, भवानीपुर से फिराद हकीम भी आते हैं, बॉबी हकीम जिनको कहा जाता है, और बॉबी हकीम का जो एक तरह से हम कह सकते हैं उनका जो चेहरा है, और या फिर हम कहें कि उनका जो एक बैकग्राउंड रहा है,
वो जानते हैं, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो एक, हम कह सकते हैं कि शहरों के एक दबंग टाइप के लोग हैं, वो दबंग टाइप के एक नेता है, और पूरे उस इलाके में उनका एक अच्छा खासा सिक्का चलता है, चाहे वो पोर्ट का इलाका हो जो मुस्लिम बहुल इलाका है, या फिर भवानीपुर जो जहां खुद वो रहते हैं, चेतला के इलाके में वो रहते हैं, उस इलाके में भी जो भवानीपुर के इलाका है। तो ऐसे इलाके में बहुत मुश्किल होता है वोटर्स के लिए कि क्या वो ममता बनर्जी, अच्छा चले ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं सज्जन से। मार्किंग जरूर हो रही है कि अभी जब मैंने कहा कि कुछ लोग इसको 19-20 वाला चुनाव मानते हैं, तो सज्जन कुमार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि वो इसको 19-20 का चुनाव, बंगाल के चुनाव को नहीं मानते। उनका मानना है जो जीतेगा बहुत कंफर्टेबली जीतेगा। लेकिन यह माना जाता है सज्जन, और आपका तो इस पर पूरी स्टडी है, कि दो मेन स्टे हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी के, एक माइनॉरिटी वोट और दूसरा अपर क्लास भद्र लोक वोट। कोलकाता ये शहर जो मेन स्टे है उनका, क्या वो भी खिसक सकता है इस बार? देखिए, माइनॉरिटी वोट तो नहीं खिसक रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, कारण उसका यह है कि बीजेपी का जो आने की जो आशंका है या सपना है, उसको देखते हुए तो एक माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की जो एक साइकोलॉजी होती है, उसमें एक लामबंदी होती है। और बाकी भी लोगों ने बताया कि कैसे मुर्शिदाबाद और मालदा में, और हमने भी पाया कि दिसंबर तक हमने बहुत कुछ सीटों को जो कांग्रेस या सीपीएम के पाले में हम सोच रहे थे, इस बार जाने पे लगा कि बहुत जगह वो टीएमसी पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन जहां तक आपने भद्रलोक की बात की, भद्रलोक के अलावा बहुत लोग तो महिला वोट, जो जेंडर के बेसिस पे भी बात कर रहे हैं। जेंडर तो कोई फैक्टर है नहीं बहुत ज्यादा इस चुनाव में, जेंडर कम्युनिटी के हिसाब से ही तय हो रहा है कि किधर जाएगा। लेकिन जब भद्रलोक की बात की तो उसमें देखिए, भद्रलोक को आपको बांटना पड़ेगा। ये कोलकाता सेंट्रिक भद्रलोक है, और बाकी जो भद्रलोक है वो है जो बाकी छोटे टाउन है और बाकी पार्ट्स है। तो छोटे टाउन और बाकी एरिया के जो भद्रलोक हैं, जो कि कोलकाता से अलग है, जो कि वहां के परिवेश में घुले मिले हुए हैं, वो तो बिल्कुल अपने क्षेत्र के हिसाब से ही अपना वोटिंग का परसेंटेज, ये जो डायरेक्शन है वो तय कर रहे हैं। ये कोलकाता का जो एक भद्रलोक है, जो बिल्कुल ही बंगाल एक्सेप्शनलिज्म को लेके, कि बंगाल अलग है, बंगाल थिंक्स डिफरेंटली, इस वर्ल्ड व्यू को, और इसका एक बहुत ही बड़ा एक विमर्श है, उसमें रचा बसा हुआ है। और बीजेपी को लेके कहीं ना कहीं से एक बहुत ही गहरी इन लोगों के बीच में एक तृष्णा है। तो उस लिहाज से देखें तो उनके बीच में ये वो लोग हैं जो सीपीएम को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, टीएमसी में धीरे धीरे आए। लेकिन जब ये बीजेपी का राइज हुआ है, तो इनमें एक हिस्सा जो है वो बहुत ही मजबूती से टीएमसी के पक्ष में आया है। लेकिन इनमें एक हिस्सा ऐसा भी है जो खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, या आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप या ऐसे कहें यूनिवर्सिटी और कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं है, वो भद्रलोक जो है वो भी टूट के कहीं ना कहीं अपना इस बार जो चुनाव का जो धारणा है उन्होंने बदला है। लेकिन एक छोटा सा जो न्यूक्लियस है भद्रलोक का, वो अभी भी बहुत मजबूती से यही केवल बीजेपी का विरोध ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये भी आर्ग्यू कर रहा है कि मिला जुला के अंत में ममता बनर्जी और टीएमसी जीत जाएंगी। उसमें है कि आप बंगाल में देखो तो दो तरह का लोगों ने माइंड मेकअप किया हुआ है। एक वो पक्ष हुआ है जिसने माइंड मेकअप काफी पहले कर लिया था कि इस बार परिवर्तन कर देना है, चाहे कुछ भी हो, कैंडिडेट कैसा भी हो, पार्टी कैसे भी हो। और दूसरा एक भद्रलोक का एक कोर है जिसने माइंड मेकअप कर लिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी की जीत जो है वो नहीं होने देनी है। ठीक है, समय मेरे पास कम है। अब देखिए आईपीएल चल रहा है, 2020 मैचेस होते हैं, और ज्यादातर मैचेस हम देखते हैं बिल्कुल आखिरी ओवर तक जाते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग लाइन तक हमें नतीजा पता चलता है। क्या ये चुनाव वैसा है, या आज 7वें 8वें चरण तक चुनाव तय हो चुका है? क्योंकि आप सब लोग फील्ड में, आपको क्या लगता है? मैं शुरुआत पवन आपसे करता हूं, क्या यह चुनाव 8वें राउंड में तय होगा या चुनाव तय हो गया है? जी, मेरे हिसाब से चुनाव तय हो गया है। जो 19-20 वाली बात आप कह रहे हैं और जो सज्जन कह रहे हैं, उनमें एक समानता यह है कि 19-20 की से लहर तय होगी, लेकिन अंतिम परिणाम विनिंग पार्टी का 170 के आसपास रहने वाला है। तो परिणाम अंतिम जो होगा वो क्लियर होगा। ये 19-20 सिर्फ लहर डिसाइड करने के लिए। मनीष, लोगों ने जो जितना वोट पड़ चुका है उसमें अगली सरकार तय हो गई है। देखिए, मेरा मानना है लगभग पूरी तरीके से सब कुछ तय हो चुका है। अब बस इंतजार है कि इस पूरे मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा और किसके खाते में वो विनर कब जाना है। सौरभ, ठीक है। अमित, आपको भी लगता है 8वें फेज का एक चरण का चुनाव बचा है, उससे हार जीत का अंतर क्या तय हो सकता है?
देखिए मैं बता दूं कि आज जो हुआ 7वां चरण, इसमें तय हो गया है कि कौन जीतने जा रहा है, क्योंकि बर्दमान एक ऐसा इलाका था जहां पर बीजेपी को पता है कि बीजेपी वहां से सीटें ला सकती है। अगले जो चरण है, जो इलाके हैं वहां पर बहुत ही मुश्किल है बीजेपी के लिए निकालना सीट, और कुल मिलाकर ये 50-50 की लड़ाई है। 1% जो भी आगे गया वो उसको ले जाएगा, इसीलिए बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है और ममता बनर्जी को भी पता है कि वो कॉन्फिडेंट किस वजह से। ठीक है सज्जन, दोनों ही पार्टियां टीएमसी बीजेपी कह रही हैं कि हमें 2/3 सीटें आएंगी, उस लिहाज से तो बहुत पहले चुनाव जीत चुके। आपके हिसाब से अब आखिरी दौर में क्या कोई मायने रखता है कौन कितनी सीटें जीतेगा? नहीं, देखिए, जो मेरे हिसाब से जो 7वां और 8वां चरण है वो बोनस है। मेरे हिसाब से छठे चरण के अंदर जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो क्रॉस की जा चुकी है, और जो भी विनिंग पार्टी रहेगी उनके बीच में और हारने वाली पार्टी के बीच में काफी अंतर रहेगा सीटों का। ये क्लोज चुनाव नहीं होने जा रहा। सज्जन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे तीनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, सज्जन कुमार सिंह से हमारी अब अगली मुलाकात 29 तारीख को होगी शाम 4 बजे। इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दें कि 29 तारीख शाम 4 बजे से, यानी वो दिन जब आखिरी पोल खत्म हो जाएगा, इंडिया टीवी पर आप देख रहे होंगे बंगाल के सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।